तो हम लोग आज पावर बीआई में सीखेंगे कि वाटरफॉल चार्ट हम कब और क्यों बनाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने सारे तरीके के बार और कॉलम चार्ट सीखे। हम लोगों ने लाइन, एरिया, स्टैक्ड एरिया ये सब सीखा है। हम लोगों ने ट्री मैप, मैप, एक फील्ड मैप, गॉज, कार्ड, मल्टी रो कार्ड, इन सब का डिफरेंस सीखा है। तो आज हम लोग कुछ और तरीके की चार्ट की बात कर रहे हैं और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है वाटरफॉल चार्ट। तो देखो, वाटरफॉल चार्ट का एक एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पे दिख रहा है। इस एग्जांपल में हमको दिख रहा है कि जो कंपनी की रिवेन्यू है, जिस तरफ देखो, रिवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नेट प्रॉफिट। तो हमें दिख रहा है कि टोटल इतनी रिवेन्यू हुई, उसमें से इतना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, मतलब पूरा प्रॉफिट। फिर उसमें हमने टैक्स वगैरह दे दिए, तो टैक्स देने के बाद इतना बचा, और फाइनली जो नेट प्रॉफिट हुआ वो इतना हुआ। ये इसी का ही पार्ट है, मगर ऐसे ऊपर जा रहा है। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने इंटरेस्ट एंड टैक्स पे किया वो एक नेगेटिव वैल्यू है और वो ऐसे दिख रही है। फिर जो ओपेक्स यानी कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे किया है वो ऐसे दिख रही है। और फिर COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब हमें ही कितनी कॉस्ट पड़ी, वो करीब 15 मिलियन है। इसीलिए ये जो 31 मिलियन टोटल रिवेन्यू हुआ, उसमें से ये सब निकल जाएगा। 15 ये निकलेगा, 8 ये निकलेगा, और 1 मिलियन ये निकलेगा, ऐसे करके सब है। तो ये एक वाटरफॉल चार्ट होता है। वाटरफॉल चार्ट में हमारे पास एक कैटेगरी होती है। उस कैटेगरी में हम लोग स्टेप बनाते हैं कि स्टेप क्या होगा। जैसे जो डेटा सेट हमें ओरिजिनली दिया हुआ है, उस डेटा सेट में एक फाइनेंशियल डेटा है, जिसमें फाइनेंशियल डेटा में हमें यही सब चीज़ें लिख के दी हैं कि रिवेन्यू कितनी हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कितने हुए, इस बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, एबिट, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स सॉरी, कितना हुआ, और वो इंटरेस्ट एंड टैक्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, और फिर नेट प्रॉफिट। तो कई बार जब हमें फाइनेंशियल डेटा मिलेगा तो उस फाइनेंशियल डेटा में हम लोगों को इस तरीके से ही डेटा दिया जाएगा, जहाँ पे ये सारे न्यूमेरिकल फिगर्स या तो हमें दिए होंगे या हम कैलकुलेट करके निकालेंगे या हम कंपनी से पूछेंगे। अब एक तरफ आप सब देख रहे हैं प्रॉफिट और एक तरफ आप सब देख रहे हैं नेगेटिव। ऐसा है, अगर इसी में मान लीजिए हम यहाँ पे, तो हमारी बिजनेस लाइन है, ऑल्दो काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनाया। तो ब्रेक डाउन भी हम उस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग जो है बिजनेस लाइन द्वारा ब्रेक डाउन करें, या किसी के द्वारा, वो हम आगे करेंगे। तो जैसे एक आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी ये डेटा दिखा सकता है। अभी हम इस डेटा को ऐसे रखते हैं, और ऐसा बनाने के लिए हमने क्या किया वो सीखते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक कैलकुलेटेड टेबल बनाया, और उस कैलकुलेटेड टेबल का नाम हमने रखा डायनेमिक वाटरफॉल, क्योंकि हम लोग वाटरफॉल चार्ट सीख रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि ये जो सारे नंबर्स हमें हमारे टेबल में दिखाए जा रहे थे, उन सभी नंबर्स का एग्रीगेशन, एग्रीगेशन क्या हो सकता है, सम ना, सम, मिनिमम, मैक्सिमम। तो हमने क्या किया है, सिंपली हमने कहा वेर रिवेन्यू बराबर कैलकुलेट सम। ऐसे ही आपने टाइप किया कीवर्ड होता है ये वेर। देखो, तो मैंने बहुत देखा है मैंने। बेकार क्या है, तुमको अगर समझ में आया तो उसको समझो, पर बेकार कुछ भी नहीं है।
मान लो हम यहाँ पे एक टेस्ट मेजर बना रहे हैं, ठीक है। सर ये कैलकुलेटर टेबल समझा दीजिए सर, ये थोड़ा पहले मेरी बात समझ लो कि हम मान लो एक टेस्ट मेजर बना रहे हैं। उस जी टेस्ट मेजर में हमने कहा कि वेर x बराबर है 5, ठीक है। फिर हमने कहा और यहाँ पे हमने लिखा कि वेर y बराबर है 10, और हमने कहा कि रिटर्न, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हमने कहा रिटर्न x प्लस वाई। ऑल्दो ये एक, इसका हमारे डेटा से कोई लेना देना नहीं है, पर अगर हम सिर्फ इतने कमांड को रन करके देखें, नहीं आ रहा। सो हमारे कमांड में, सो जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा देखो, हमने कहा कि हमारे टेस्ट मेजर की वैल्यू क्या है, टेस्ट मेजर बराबर, इसका ये कुछ भी हो सकता। हमने कहा कि वेर x बराबर 5, मान ले, इसको हिंदी में बोल सकते हैं मान लेते हैं कि x 5 है, ये इसका मतलब है। समझ रहे हो बात? ये एज्यूम किया है अज्यूम क्या है, लाइक। माना x 5 है, माना ठीक है। y 10 है, और ये जो रिटर्न कीवर्ड होता है, रिटर्न के आगे आप लिख देते हो कि ठीक है, आप क्या रिटर्न करना चाहते हो इस मेजर के द्वारा, इस मेजर के थ्रू आप क्या रिटर्न करना चाहते हो। तो हमने कहा इस मेजर के थ्रू हम रिटर्न करना चाहते हैं एक्स और वाई का जोड़ कितना है, उनका एडिशन कितना है, राइट। राइट। सिंपल सा। तो इससे क्या होएगा कि अगर हम एक ब्लैंक पेज में एक कार्ड ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक जो हमने वो कैलकुलेट किया टेस्ट मेजर, इसको कहते हैं, तो वो 15 आंसर देगा। क्यों देगा 15? क्योंकि वाई हमने प्लस माना टेस्ट। ये। अब अगर हम कहते हैं कि वेर, ठीक है, टोटल, मान लीजिए हमने लिखा वेर जीपी इक्वल टू कैलकुलेट सम ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। माने क्या है कि हम मान रहे कि जो जीपी है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, और हम लिखते हैं कि वेर एनपी बराबर कैलकुलेट सम ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? हाँ ये दो चीजें समझ आया, लेकिन अगर वेरिएबल ना लिखे तो नहीं आएगा वो। और फिर हम, क्योंकि ये हमारा खुद का बनाया हुआ नाम है ना, जीपी और एनपी जैसा कुछ है नहीं ना, हम्म, ऐसा कोई प्री डिफाइंड पावर बीआई में नहीं है। जी जी। ये हमने बनाया है, अपने से सोचा है कि ओके। जीपी और एनपी, तो जो नाम हम खुद से सोचते हैं किसी फील्ड के लिए, वो है। और इनका पर्पस क्या है, हम लोग काफी सारा कैलकुलेशन लगा के एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये जो इसमें जो मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? कम से कम 20-25 कैरेक्टर हैं, जी ठीक है। जी। और जीपी में कितने कैरेक्टर हैं? केवल 2। टू कर। तो यानी एक बहुत बड़ी सी एक्सप्रेशन को हम एक छोटे से नाम में सेव कर लेते हैं, है ना। शॉर्ट नाम दे रहे हो सर। शॉर्ट नाम दे रहे हैं, मतलब इसका यही है, इतना बड़ा। लेकिन क्योंकि हमने उसको शॉर्ट नाम दे दिया, तो अब हम आगे लिख देंगे जीपी माइनस एनपी, एक एग्जांपल कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो निकाल देगा कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट 9 मिलियन है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि हम्म, माना x का मान इतना है, माना y का मान इतना है। फिर तो अगर हमको मान लो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता था, तो हम लोग कहते नहीं थे कि वेर प्रिंसिपल
जो भी प्रिंसिपल है, मान लो वो है, निकाला कि प्रिंसिपल 10 लाख का लोन लिया, फिर उसमें लेंगे रेट, फिर लेंगे टाइम, और रिटर्न क्या करेंगे, पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। सो ऐसे करते ना, वेर पी बराबर दिस, वेर आर बराबर दिस, वेर टी बराबर दिस, मान लो 5 साल के लिए लिया, तो ये क्या करके बता देगा हमें, निकाल देगा कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना लगा। सो इस टाइप से हम लोग करते आए, वही यहाँ पे हो रहा है। तो अब जब हमने ये डायनेमिक वाटरफॉल नाम का एक चार्ट बनाया, तो हमने वही तो लिखा है। अब ये लाइन देखो, 2 से लेके 8 तक, ऊपर का तो क्लियर है। ठीक है ना। हमने बस उन्हीं वैल्यूज को एक वेरिएबल में ले लिया। ठीक है। अब क्योंकि ये एक कैलकुलेटेड टेबल है, तो अगर एक मेजर होता है तो मेजर में हम एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं ना, यस सर, एग्जैक्टली। पर अगर एक कैलकुलेटेड टेबल होता है तो हमें एक टेबल रिटर्न करना पड़ेगा। जी जी जी। टेबल में क्या होते हैं, कॉलम और रोज, हाँ, रो बाई कॉलम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है यूनियन। यूनियन है क्यों सर, और कोई फंक्शन इसका क्योंकि हमें 8 रो, 8 या 9 रो रिटर्न करनी है। तो यूनियन फंक्शन का काम ये होता है कि देखो यहाँ क्या लिखा है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4। बेसिकली हमने 8 रोज अलग अलग बनाई, ठीक है, ठीक है। 1 रो, 2 रो, 3 रो, और यूनियन फंक्शन के माध्यम से हमने उन 8 रोज को यूनियन कर दिया। यूनियन जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए एक सेट है, दूसरा सेट है, तीसरा सेट है, तो तीनों का यूनियन करके हम एक बड़ा सेट बना सकते हैं। ओके। यूनियन का मतलब यूनियन एडिशन से अलग है। जैसे एक टीम में मान लीजिए तीन तरीके के प्लेयर हैं, बैटर हैं, बॉलर है, ऑलराउंडर है। तो जो ऑलराउंडर हैं वो बैटर भी हैं, बॉलर भी हैं, जी जी। है ना। सो ये चीज है। जैसे एक एक कंपनी में, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, एक कंपनी में मैनेजर हैं, एग्जीक्यूटिव है, और मान लीजिए सीईओ है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये तीनों अलग अलग हैं, पर ऐसा शायद है कि कुछ वो सीईओ मैनेजर भी है, मान लो किसी विभाग का, तो कुछ कॉमन भी है। तो यूनियन का यूज सिंपली होता है कि बिना किसी वैल्यू को रिटर्न किए, मतलब 2 बार नहीं आंसर देगा ये, समझ लो बात। हम्म। अगर उसमें 2 बार कोई चीज आ रही है तो वो उसको एक ही बार आंसर देगा, ये यूनियन का मतलब है। ये रिटर्न करता है यूनियन ऑफ टेबल्स हुज कॉलम्स मैच, जिनके कॉलम मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रो फंक्शन होता है उसमें हम कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं एक्सप्रेशन। जैसे हमने लिखा स्टेप, हमने कहा रिवेन्यू, वैल्यू, ये मतलब इसमें हम एक कॉलम बना रहे स्टेप नाम का, उसकी वैल्यू रिवेन्यू है। फिर दूसरा कॉलम बना रहे वैल्यू नाम का, जिसकी वैल्यू वो रिवेन्यू है, ऊपर वाली, ठीक है। और क्योंकि टेबल में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा ये भी बताना पड़ेगा ना। एक एक टेबल के आउटपुट में क्या होता है, एक टेबल का जो आउटपुट होता है, उस टेबल के आउटपुट में ये देखो, आप जरा मिलाओ। तो पहला कॉलम है स्टेप, उसकी वैल्यू है रिवेन्यू, पहली रो की बात करते हैं। पहली रो में कॉलम का नाम है स्टेप, वैल्यू का नाम है रिवेन्यू,
ठीक है। फिर अगले में हमने कहा जो वैल्यू है उसका नाम है वैल्यू, और उसकी वैल्यू ऊपर से आ रही है, और इसका सॉर्ट ऑर्डर 1 है, यानी ये सबसे ऊपर नजर आएगा। तो ये सॉर्ट ऑर्डर देना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जो वाटरफॉल चार्ट बनता है जो हमने यहाँ पे देखा, तो ये जो वाटरफॉल चार्ट बनता है, इस वाटरफॉल चार्ट में उसी सीक्वेंस में आ रहा है। देखो जिस सीक्वेंस में हम लोग ने 1 2 3 4 दिया है ना, उसी सीक्वेंस में आ रहा है। देखो पहले रिवेन्यू दिया, फिर सीओजीएस दिया, तो पर क्योंकि सीओजीएस की वैल्यू नेगेटिव है, देखो तो पहले जितने पॉजिटिव वाले हैं वो सारे आ जाएंगे, और फिर जितने नेगेटिव वाले हैं वो आ जाएंगे। इसीलिए ये है, पहले जितने पॉजिटिव वाले हैं वो आ जाएंगे, फिर जितने नेगेटिव वाले हैं वो आ जाएंगे। इसका जो सीक्वेंस है वो ऐसे चलेगा, नेम 1 वैल्यू 1, नेम 2 वैल्यू 2, नेम 3 वैल्यू 3। तो पहला नाम है स्टेप, उसकी वैल्यू है रिवेन्यू, स्टेप उसकी वैल्यू है रिवेन्यू। दूसरा नाम है वैल्यू, उसकी वैल्यू है ये वैल्यू जो ऊपर से कैलकुलेट होके आई। तीसरा नाम है सॉर्ट ऑर्डर, उसकी वैल्यू है 1। ऐसे दिया है। अच्छा, ये वर्टिकल में चलता है। हाँ ये रो है ना, पहली रो है। फिर दूसरे का भी स्टेप ही दिया, वरना फिर मैच नहीं होगा। आपने आई थिंक यहाँ पर कॉलम क्रिएट नहीं किया सर, डायरेक्ट रो ही कैलकुलेट किया है। नहीं, रो के अंदर ही कॉलम है, कॉलम वैल्यू, कॉलम वैल्यू, कॉलम वैल्यू। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब में कॉलम के नाम सेम है। समझ रहे हो बात? ठीक ठीक। अगर मैं सॉर्ट ऑर्डर रख दूं यहाँ पे कुछ करूं, तो वो जो है इशू दे सकता है हम लोग को। ठीक है, तो याद ये रखना है कि हम लोगों को वही नाम रखना है जो एक में नाम है, वही सब में। क्योंकि यूनियन फंक्शन ने क्या कहा, रिटर्न द यूनियन ऑफ टेबल हुज कॉलम मैच। तो ये बेसिकली सारी टेबल बन रही हैं, ये 7 टेबल बन रही हैं, और हम सातों को मिला के एक नई टेबल बना दे रहे हैं। ओके, हाँ, समझ आ गया सर। और ये जो बना, तो इस अब ये डेटा आ गया, तो इस स्टेप मतलब 1 to 7 ये स्टेप हो गए। ध्यान देखने वाली बात ये कि कुछ की वैल्यू के आगे हम लोग ने जानबूझ के माइनस लिख दिया। जैसे माइनस सर, हाँ क्यों लिया? एक कंपनी होती है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंपनी को प्राप्त होती, यानी कंपनी का क्रेडिट होता है, और कुछ चीजें होती है जो कंपनी से डेबिट होती हैं। तो जो प्राप्त हुई वो सब प्लस है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्लस तो प्लस है। और कुछ चीजें जो हमारे डेबिट हुए, जैसे एक कंपनी ने मान लो एक प्रोडक्ट बनाया, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा आया होगा ना, तो वो तो खर्चा हमने दे दिया ना, तो वो हाँ सीओजीएस हो जो गया। फिर ओपेक्स है, जैसे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जैसे बिजली का खर्चा, या एम्प्लॉय को दी जाने वाली सैलरी, या फर्नीचर पे कितना खर्चा हुआ है, या एडिशनल चीजें जो भी। फिर इंटरेस्ट और टैक्स दिया, है ना, मतलब जैसे 100 रुपए का चीज था तो 118 रुपए में बेचा, 18% जीएसटी लगा के, तो वो 18 रुपए तो फिर सरकार को दे दिया ना वापस, कि भाई ये टैक्स मिला। ठीक है, तो ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जब हमने सामान खरीदा होता है हमें भी टैक्स लगा होता है, तो हमारा टैक्स उनका टैक्स घटा वटा के फिर टैक्स कैलकुलेट होता है, और वो देते सरकार। सो ये हो गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब फाइनल कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो आपका निकल के आता है। तो ये जो सीओजी मीन सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सो ये नाउ
जब ये सारा कुछ हमारा बन जाता है, यानी कि कुछ वैल्यू पॉजिटिव कुछ वैल्यू नेगेटिव, तो वाटरफॉल चार्ट फिर हमसे यही पूछता है। वाटरफॉल चार्ट कहता है कि कैटेगरी क्या है। कैटेगरी में हम लोग हमेशा वो नाम लिखते हैं ना, जैसे नाम क्या है हमें नाम। जी अब जी। क्योंकि यहाँ पे अब जैसे वाटरफॉल चार्ट में जैसे कैटेगरी है, तो यहाँ पे जैसे ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस अलग अलग लाइन में ऑपरेट कर रहा है ना। जैसे ये बिजनेस कपड़े भी बना रहा है, ये बिजनेस जो है स्पोर्ट इक्विपमेंट बना रहा है, ठीक है, स्पोर्ट वियर बना रहा है। इनमें तो फील्ड जो जो फील्ड वाइज। कैटेगरी जो कैटेगोरिकल डेटा होता है, जो हम लोगों ने अभी तक सीखा, तो वो हमने कैटेगरी में दे दिया। फिर कहता है कि ब्रेक डाउन किसके द्वारा करना है। दूसरा, अब जैसे ये हमसे पूछता है कि वाई एक्सिस में क्या रखना है, तो वाई एक्सिस में तो हम लोगों को कोई ना कोई वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम रिवेन्यू को रख देते हैं, तो जब आप रिवेन्यू रख देंगे तो अब ये देखिए क्या दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि जो स्पोर्ट इक्विपमेंट है, और हम यहाँ पे जाके कह देते हैं कि भाई हमें डेटा लेवल दिखा दो, तो अब ये क्या दिखा रहा है कि जो स्पोर्ट इक्विपमेंट है उसमें आपकी 11.2 मिलियन रिवेन्यू है। बिजनेस लाइन में न्यूट्रिशन वाले में 10 है। स्पोर्ट्स वेयर में आपने 8.9 मिलियन कमाया है, और टोटल आपने 30 मिलियन कमाया है। ये तीनों का सम है ना। टोटल कर दिया आपने, जी जी। टोटल कर दिया है। अब जैसे इसमें डेटा लेबल है, लेजेंड है, टाइटल है, तो लेजेंड में जैसे लेजेंड की पोजीशन टॉप लेफ्ट है, दिस इज बेसिक। टॉप सेंटर, ये तो तुमको पहले भी बताया कई बार। लेजेंड कहीं भी दिखा दो, बॉटम पोजीशन चेंज। सेंटर पोजीशन ही चेंज करेगा, ठीक है, वो सब है। अब जैसे इसमें ब्रेक डाउन है, जैसे तो जैसे हम ब्रेक डाउन बाय डेट कर सकते हैं। तो ब्रेक डाउन बाय डेट करने पे अब ये क्या दिखाने लगा कि मार्च में यही चीज कैसे हुई। तो अब ये डेट वाइज हम लोग को दिखा रहा है कि कब कब प्लस में था रिवेन्यू, कब कब माइनस में था, और अलग अलग कैटेगरी में दिखा रहा है ना कि ये, जी क्योंकि आपने डेट को एज अ ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर हम इसी में कह देते डेट में जैसे मंथ ले लेते या क्वार्टर ले लेते, तो अब ये क्वार्टरली ब्रेक डाउन कर दिया उसने कि क्वार्टर 3 में क्या रहा माजरा। क्वार्टर 4 में दिखा रहा है कि अच्छा खासा लॉस गया ना। तो ये अब ये ऐसे किया, न्यूट्रिशन में क्या हुआ, स्पोर्ट्स में क्या हुआ, स्पोर्ट वियर में क्या हुआ। तो ये ब्रेक डाउन में आप इस टाइप का कोई फील्ड ऐड कर सकते हो। तो यही हमारा वाटरफॉल चार्ट है सिंपली। तो एक हम लोग इस तरह बना सकते हैं कि हम कोई ये कैलकुलेटेड टेबल वेबल ना बनाए। क्यों यहाँ कैलकुलेटेड टेबल इसलिए हमने बनाई, क्योंकि ये सारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट वैल्यूज थी ना। पूरा जो डेटा सर, हाँ। तो ये इम्पोर्टेंट वैल्यूज थी, क्योंकि बिजनेस को समझने के लिए रिवेन्यू कितनी हुई, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारा जानना ज़रूरी है। इससे ही बिजनेस की परफॉर्मेंस पता लगती है। और अगर पर वो हमारे पास कभी एज अ कैटेगरी नहीं अवेलेबल है ना, एज अ नाम नहीं अवेलेबल है, एज अ नंबर ही अवेलेबल है। बात समझ पा रहे हो। जी सर। रिवेन्यू एज अ नाम नहीं अवेलेबल है कि इतनी रिवेन्यू हुई। तो न्यूमेरिकल। तो बस वही लिखा है ना बेसिकली कि इतनी रिवेन्यू हुई। इसको हम लोग समराइज से भी बना सकते थे, लेकिन समराइज के लिए वो कैटेगरी मौजूद होनी चाहिए, वो है नहीं। तो तब काम इसमें आता है। कैटेगरी वाइज चाहिए होगा। हाँ, जैसे मान लो स्पोर्ट वियर वाइज कितना प्रॉफिट हुआ, जी जी। न्यूट्रिशन वाइज। तो इस वजह से ये हमारा बना, और ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है वाटरफॉल चार्ट ऑन रेवेन्यू डेटा का। तो ये जो है, अब आज ये डेटा सेट और वीडियो मैं सारा शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ, तो इसको तुम अपने एंड से करो, ट्राई करो, और तुम लोग अपना देखो कि तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको बनाने में।
और ये जो हम लोगों ने कैलकुलेटेड फील्ड्स बनाए हैं। और सर मुझे एक प्रॉब्लम पावर बीआई में और आती है।